नमस्कार साथियों, आज फिर से मैं आपके बीच में कुछ कहना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि हम कल जो है जवाहर पार्क मंडी से सलापड़ तक जो है हमने पद यात्रा की, एनपीएस के विरोध में और ओपीएस के समर्थन में। अब एनपीएस और ओपीएस में काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। एनपीएस है नई पेंशन योजना, जो हाँ आजकल हम सभी जो हैं वो सीपीएफ जो कटवाते हैं ना, तो हम सभी एनपीएस में आते हैं। और ओपीएस जो है वो है पुरानी पेंशन, जिसमें आपने देखा होना हमारे सभी साथी जीपीएफ कटवाते हैं और उनको मेडिकल रिवर्समेंट है, रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी पेंशन है। हमें किसी से कुछ नहीं है, दुख भी नहीं है कि किसी को मिल रहा है, क्योंकि मेरे खुद मदर हैं जो रिटायर हुए, तो उन्हें मतलब अच्छी पेंशन मिलती है, जिसकी बदौलत उनका पूरा परिवार चल रहा है। बेटा जॉब में नहीं है, मतलब कमाता नहीं है। बहू है जो वो भी नहीं कमाती है, वो भी घर में है। एक पोता और एक पोती है। पोती जो है स्कूल में पढ़ती है, प्राइवेट स्कूल में, तो जिसका आप मंथली सिर्फ फीस का 2000 खर्चा देख लीजिए। फिर खाना पीना भी है। एक सुपरिटेंडेंट कोई रिटायर होता है तो उसकी लाइफस्टाइल आपको पता है, वो मेंटेन करना भी। वो सूखा मतलब प्याज और नमक के साथ रोटी नहीं खाएगा। जैसे वो पहले जीते थे वही लाइफस्टाइल चलता है, वही लग्जरी कुछ कम नहीं होती है। तो क्योंकि ओल्ड पेंशन वाले, इसलिए उनका घर अच्छे से चल रहा है, चाहे बहू नहीं कमाती है, बेटा नहीं कमाता है, फिर भी घर चल रहा है। मिलना बर्तना, समाज, कपड़े, सब कुछ चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। और रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है मकान में लगा रहे हैं। घर अभी तक नहीं बना, घर बना रहे हैं। तो ये बताई मैंने ओपीएस की लाइफ, जो फिर भी सेटिस्फाइंग है, जो एक हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार जो है पूरी ज़िंदगी देने के बाद सरकार को घर जब जाता है बुढ़ापे में, क्या कर सकता है उतना। चलो फिर भी ऐसा है कि थोड़ा सम्मानजनक तो है उनका बुढ़ापा। अगर मैं एनपीएस की बात करूं, एनपीएस में जहाँ मैंने जॉब की, मैंने 2-3 तो ऐसे देखे कि इन सर्विस वो रहे नहीं। उसके बाद कईयों को टाइम से पहले रिटायरमेंट लेनी पड़ी, क्योंकि उनकी शरीर उनका इतना साथ नहीं दे पाया कि वो अपनी जो है सर्विस को कंटिन्यू कर पाते। उसके साथ साथ मैं सबसे बड़ी जो इसमें बुरी चीज़ है वो ये बताना चाहती हूँ कि एनपीएस पे जो भी हैं, हमारी फैमिली में भी एनपीएस, तो हम तो चलो नहीं कमी होने देते अपने सास ससुर या किसी को, पर उनके पास है क्या? कुछ भी नहीं है। एनपीएस के बाद एक एम्प्लॉय घर लेके आता क्या है? कुछ भी नहीं। कैसे कटेगा उनका बुढ़ापा अगर बच्चे ना कमाते हों, वेल सेटल्ड फैमिली ना हो तो? ज़्यादातर बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब वाला जो है जब रिटायर होता है तब उसके मकान बनते हैं, तब उसके बच्चों की शादियाँ होती हैं। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता था उससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, और उसके बाद जो जो पेंशन मिलती है उससे बुढ़ापा कटता था। लेकिन एनपीएस में पैसा 1100, 1200, 1800। कल आपने मेरे एक वीडियो देखा ना, क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुए हैं, 5000 पेंशन है। अब आप बोलो 70 या 80,000 क्रॉस करने वाला व्यक्ति जो मंथली ले रहा है आपके पास 80,000, क्या वो 5000 में उसका बुढ़ापा कटेगा? नहीं। अब ये जो बात है वो भी मैं काफ़ी आत्मचिंतन के बाद बोल रही हूँ। हमने काफ़ी पहले सुना था इसके बारे में। मैंने बोलती कि हमारा बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है, हमने करके रखा है, हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन से लेकर सब कुछ दे रहे हैं कि कल दिन वो कमाएं। अगर फिर भी ना कमाए तो जहर खा लें हम कि हमारे बाद तो चलो मेरे पति को मेरी पेंशन मिल जाए, या आज हम उनके भविष्य के बारे में सोचें। ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ कल हमारे साथ, जब हम वापस आ रहे थे सलापड़ से। मेरे ख्याल नहर चौक के आसपास की बात तो नहीं, सब बोलते सुंदरनगर नहर चौक में जो है सामान सस्ता है। अब इतने पैसे हमारे पास नहीं होते कि हम बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम या कहीं जाएं। हम तो रेडी फड़ी पे जो बिकता है वो खरीद लेते हैं।
और उसमें भी हम बार्गेनिंग करते हैं कि अंकल कितने का है। तो गाड़ी रुकी, हम सारे गिल्ले हुए थे, बड़ी बुरी तरह से ठंड लग रही थी और इतना चले हम कि हम ना खुद पे हंस रहे थे, कल मजाक बन गया हमारा। हम ऐसे चल रहे थे जैसे किसी ने मारा हो, कदम भी नहीं उठ रहे थे क्योंकि जम गए ना, बैठ गए, उसका कदम नहीं उतर रहे थे, गाड़ी से उतर और चढ़ने की हिम्मत भी नहीं थी हमारी। मेरा तो सामान भी मेरे पतिदेव ने निकाला गाड़ी की डिक्की में से, और मैंने बोला अब गाड़ी के ऊपर चढ़ने की भी हिम्मत नहीं है, इतनी दर्द हो रही थी पाँव में भी। तो हमारे साथ तो ऐसे भाई भी थे जो उनको सिंपल चलने में ही दिक्कत है। हमने उनको बोला भी कि आप रेस्ट करो, आपके बदले हम चलते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं रुके। तो तब उस चीज़ से लगता है पता कि पेंशन कितनी ज़रूरी है, कि वो आज अपना ये कंफर्ट भी छोड़ रहे हैं, उस दर्द में भी चले जा रहे हैं। क्यों? आस है कि हमने कुछ लाना है, अपना भविष्य सुरक्षित करना है। तो वो इंसिडेंट मैंने नहीं सुनाया, वो सुनाती हूँ मैं आपको कि क्या हुआ। तो खिड़की का शीशा डाउन किया, हमारे साथ एक साथी उतरे सॉक्स लेने के लिए, जुराब लाने के लिए, क्योंकि बहुत जूते भी गिले थे। तो मैंने तो नहीं बोला, लेकिन मेरे साथ में थे, उनके पाँव सुन्न हो गए थे। बोला कि चलो जुराब ले लो एक मोटी सी और, तो थोड़ा कंफर्ट मिले। तो वो बस जुराब लेने के लिए उतरे। तो तब मैंने जब देखा खिड़की से बाहर, तो एक बुजुर्ग जैसे अंकल बेचारे बारिश में सब्जियां बेच रहे थे दुकान के बाहर। तो मैंने आवाज़ दी खिड़की से, मैंने कहा अंकल टमाटर क्या रेट है? बोला 40। मैंने कहा अंकल जी हमारे भी 40 ही हैं, यहाँ भी 40 है, यहाँ तो सस्ता था। इतने में उनको थोड़ा गुस्सा सा आ गया, क्योंकि पहले भी कुछ हुआ। बोला रहने दो, बोला तुम नहीं ले सकते। मैंने बोले क्यों अंकल जी? मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, हम तो सस्ता देख रहे थे कि चलो 5-10 रुपये भी बचते हैं, तो मैंने हम लोग बचाने की कोशिश करते, क्योंकि अब हमारी सोच ऐसी क्यों है, क्योंकि इतना नहीं मिलता हमको कि हम 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये या रोज़ कहीं पर पका पकाया खाएं। तो उनको आ गया गुस्सा, बोला रहने दो, तो उसे नहीं ले सकते आए। बोला फिर उन्होंने बोला गड्डियों में आ रहे हैं, तुम गड्डियों में जा रहे हो, और बोला ये ऐसे कर रहे हैं। बोला तू सत खरे था से लेबर वाला बंदा है। बोला फ्रूट भी लेते, केले भी लेते, भाई अंगूर भी लेते। बोला 500-600 रुपये का सामान ले गया। बोला और हम 40 रुपये की चीज़ के लिए भी बार्गेनिंग कर रहे हैं। फिर मैंने बोला अंकल जी सुबह देखा आपने, हम यहाँ से झंडे लेके गए, नारे लेके आते गए, पैदल गए। मैंने कहा वो लोग हैं, लेबर का बंदा हमारे से 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है। अगर वो 700 रुपये कमा रहा है ना दिहाड़ी, मैंने घर का काम लगाया था ना, तो मैंने 2-2 हज़ार रुपये दिहाड़ी दी वेल्डिंग वालों को। कुछ हैरानी की बात हुई, हमारे से भी दुगनी बोलूँ मैं दिहाड़ी है। अब फिर भी उनको आपको सस्ता राशन, कोई स्वास्थ्य कल्याण योजना, कोई बीमा योजना, कि गरीब हैं, सब कुछ मिल रहा उनको, घर बैठ के भी राशन पानी सब कुछ मिला। मैं बोलती हूँ सच में वो खुश नसीब है, हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। अब हमारा एक एम्प्लॉय रात दिन पढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है, टेस्टों की तैयारी करता है, अपने पॉकेट मनी काट काट के प्रतियोगिता दर्पण ले रहा है, कंपटीशन सक्सेस ले रहा है, कोई ईयर बुक ले रहा है, फिर कोई रोज़गार एम्प्लॉय, मतलब आधा पैसा वो टेस्टों की फीस भरने में और बुक्स लेने में, पूरी पूरी रात पढ़ने में। ना वो शादी, ना कहीं कुछ जगह एंजॉय नहीं कर पा रहा है, सिर्फ वो अपने करियर पे फोकस कर रहा है। और जब वो करियर में सक्सीड हो जाता है, लग जाता है, क्योंकि मैंने खुद की शिमला में जॉब, तो मुझे मिलता था 78-10, मतलब 7,810 रुपया मेरी तनख्वाह। तो अगर उसको आप डिवाइड करके देख लें तो 260 रुपये पड़ती है दिहाड़ी, 260 रुपये, 260। अब 260 रुपये लेने वाला, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना आप, लेबर का आदमी नायलॉन के जूते लगा के चल जाता है, जैसे मर्जी फटा पजामा हो, कुर्ता, क्योंकि लेबर का काम करना है। हम लोगों ने ऑफिसों में बैठना होता है, हमको खुद को भी मेंटेन रखना है, अच्छे कपड़े, हम नायलॉन का जूता लगा के नहीं जा सकते। हमें वहाँ जो पार्टीज होती है वहाँ भी कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती है। आए दिन कोई रिटायर हो रहा है, कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी को वेलकम पार्टी, किसी को विदाई पार्टी, किसी को कुछ। और
हम लोग तो आधे से ज़्यादा ऐसे ही समाज सेवा, किसी की फीस भर रहे हैं हम, किसी का कुछ। और जब गवर्नमेंट जॉब पे लगते हैं ना, सबको आस हो जाती है कि ये सरकारी नौकरी वाले हैं, बतेरा मिलता है उनको, बतेरा मिलता है। फिर जो उधार मांगने वाले चलते हैं, हम पेट काट काट के जो थोड़ा बहुत बैंकों में जमा करते हैं, वो भी कोई और लेके चला जाता है। मना कर नहीं सकते। किसी की बेटी की शादी है कि पैसे मांगने आ गए, किसी का ऑपरेशन है तो वो हमसे मदद मांग रहा है, किसी ने अगर गाड़ी भी खरीदनी है ना तो वो भी हमसे मदद मांग के लेके जाएगा। हम किसके पास जाएं? कोई नहीं होता हमारे लिए। तो 78-10 में आपने 3500 शिमला में, मैं कर रही हूँ 2012-13 की बात, और वो भी कहाँ, टूटू में जाके इतनी दूर मिला रूम। मीन शिमला में तो आप सोचो आग लगी होगी। आप आधी तनख्वाह अपनी क्वार्टर के किराए में देंगे, फिर बिजली का बिल, पानी का बिल। जो जहाँ आप जाते हैं ना नौकरी करने, वहाँ पर भी आप देख लो, मिनिमम किराया भी, आपने 5-6 किलोमीटर भी जाना हो 10 रुपये का नोट लगता है, आना और जाना भी। मेरा तो स्कूल इतनी दूर था ना, तो मेरा 5,000 शुरू में, जब मेरे को 1400 मिला, अभी 14,300 के आसपास मिला शायद, तो 14,000 कुछ, तो 6,000 मेरा ऐसे लग जाता था। 3,000 गाड़ी का किराया, फिर ऑटो भी छोटा था, मेरे घर से कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं। 40 रुपये रोज़ ऑटो में, 40 शाम को, 40 सुबह, 20 रुपये बस में, उसके बाद सुमो में। तो क्या बचेगा बताओ आप? और ऊपर से हम लोगों को फिर बाद में टैक्स, इनकम टैक्स भी देते हैं हम उस इनकम पे, कोई हाउस लोन, कोई कार लोन, क्योंकि हम लोग रोते नहीं हैं, जितना है उसी में खुश रहते हैं। चाहे EMI बनाइए, किस्तें बनाइए, हम जीते हैं अपनी ज़िंदगी जैसे भी जिए। हमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है कहीं से भी। हम लोग से वही उम्मीद करते कि शायद लेबर के आदमी को 30 रुपये किलो मिल जाएगा, लेकिन हमको 50 बोलेंगे, फिर हम 40 में नेगोशिएट करके लेके आते चीज़ें। तो उसमें भी आप बोलो कि पेंशन भी ना हमें, अब पूरी ज़िंदगी जो हम 10 रुपये भी बचा रहे हैं, पूरी ज़िंदगी हम लोन ही चुकाए जाएंगे, बच्चों की फीसें देते जाएंगे, अपने रिश्तेदारों को जिनको आस है कि हम नौकरी लगे हुए हैं, जो हमसे मांगते रहेंगे, हम उनकी डिमांड पूरी करते रहेंगे, हमें वापस कुछ नहीं आता है। बैंक में रखे चलो कम से कम 4-5% ब्याज तो मिलता है कुछ, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता। जब भी कोई पैसे लुटा के देता है तो कोई नहीं बोलता कि तुमने हमको 50,000 दिया तो ये लो 55 ले लो, कि 5-5 साल से हमने आपका पैसा नहीं लुटाया, लो 1-2 हज़ार फालतू ले लो। नो वन। ऊपर से हमें जो सरकार की तरफ से रुख मिल रहा है, हम निष्ठा से कार्य करते हैं अपना। हम ये चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा तो सुरक्षित हो। अब लेबर का आदमी है ना, 40-50 साल तक शायद कमाएगा, उसके बाद उसका शरीर जवाब दे देगा, वो नहीं कमा पाएगा। फिर भी सहानुभूति होगी परिवार में, समाज में, कि गरीब है बेचारा, ओल्ड एज होम, ये वो, कुछ ना कुछ होगा उनके लिए। नहीं भी होगा तो हम जैसे लोग ही होंगे जिनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारे साथ किसी की सिंपैथी नहीं होगी। उल्टा हमारे बच्चे भी देखेंगे कि माँ बाप इतने साल नौकरी किए, क्या है इनके पास, हमें कुछ भी नहीं दे रहे। तो सोचने की ज़रूरत है इस टाइम कि जैसे 40-50 के बाद लेबर के आदमी के हाथ काम नहीं करेंगे ना, उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, वो नहीं कमाएगा, वो भी भूखे मरेगा, लेकिन उसने अपना आज निश्चिंत होके जिया, खुल के जिया। हमने नहीं जिया। हमने कोई चिल्ड्रन प्लान्स ले रखे हैं, कोई कोई मतलब बहुत कुछ ले रखा है, ताकि जब मेरा बच्चा 16 साल का हो तो उसकी जब पढ़ाई का खर्चा तो LIC से मिले। अगर उसने 20-21 साल में शादी करनी है तो ये योजना चलाई है, सुकन्या है या कुछ है, तो यहाँ से हो। ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब 35-35 साल के टर्म प्लान लिए होते हैं हमने, हम किस्तें भरते रहते हैं कि 35 साल के बाद हमारे को इतना वापस आएगा, लेकिन आज हमने कहाँ एंजॉय किया, कहाँ जिए आज हम। तो कम से कम हम वर्तमान तो नहीं जी पाए अपना ढंग से, बुढ़ापा तो सम्मानजनक से जी सके हम। तो इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि हमें OPS बहाल की जाए, और हमारे NPS साथियों से अनुरोध है कि डरे नहीं, घरों में दुबके नहीं, मर मर के जीना छोड़ दें,
जब हम महिला साथी इतना चली, और कुछ और भी प्रॉब्लम थी मेरे साथ उस दिन, मैं शेयर नहीं करूँगी, जो मेरे साथ उनको पता है। हम फिर भी चले, चलते रहे, बारिश में भीगते रहे। यहाँ पर देखो बर्फबारी हुई है, हमारे यहाँ इतना ठंडा था, हम फिर भी गए। बुजुर्ग चले हुए थे जो NPS की वजह से 5,000 तनख्वाह ले रहे, पेंशन, वो भी हक के लिए चले हैं। कि इतना डिफरेंस क्यों? हमने क्या जुर्म किया है कि इतना साल सरकार को देने के बाद बुढ़ापे में हम इस तरह से हताश होकर घर जाएं? तो सभी NPS साथियों से अनुरोध है कि जब हम शिमला जाएं 3 मार्च को, तो आप सभी आए, अपने लिए हमारे साथ ना चलें, खुद के लिए चलें, और भारी संख्या में बताएं कि हमें फ़र्क पड़ता है। NPS लागू होने से, OPS खत्म होने से हमें बहुत फर्क पड़ता है। आए, साथ चलें, हमारा भी हौसला बढ़ाएं और अपना भी भविष्य सुरक्षित करें। जय हिंद, जय भारत।